नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक जो बाल विकास का जो दो टॉपिक है वो देखा हुआ था, बाल विकास का सामान्य परिचय और उसके बाद हमने देखा बाल विकास की जो अवस्थाएं। इस अवस्थाएं में हमने जो चार अवस्था है, चारों अवस्था का देखा। उसके बाद आज का जो हमारा इकाई 3 रहेगा, है ना, इकाई जो 3 रहेगा वो आपको बाल विकास को प्रभावित करने वाली बातें या कारक पर रहेगा। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो बाल विकास को प्रभावित करने वाले बातें या कारक पर रहेगा। कारक की अगर बात करें तो कारक में मुख्य रूप से आपका जो प्रकृति है या आपका जो आनुवंशिक है वो मुख्य रूप से बालक की जो विकास है वो उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालक इसके अंतर्गत हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान की शुरुआत बाल विकास के सिद्धांतों तथा विकास को प्रभावित करने वाले बच्चों के अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण कारक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण कारक है, पहला है प्रकृति एवं पोषण, दूसरा आपका हो जाएगा निरंतरता व अनिरंतरता और तीसरा हो जाएगा प्रारंभिक और आपका परिवर्ती अनुभव। प्रारंभिक और परिवर्ती अनुभव, ठीक है। ये 3 प्रकार के जो आपके महत्वपूर्ण कारक है। अगर हम पहले कारक की बात करें तो प्रकृति एवं पोषण, मतलब आज जिस प्रकृति में रहते हैं और आपका जो आनुवांशिक है वो, और साथ ही आपका जो पोषण है, आपका जो खान पान है वो भी आपके विकास को प्रभावित करता है। उसके बाद दूसरा आता है निरंतरता व अनिरंतरता, है ना। यहाँ पर आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। तो जो आपका वृद्धि है वो निरंतर होते रहता है, लेकिन जो आपका विकास है जिसमें आपका मात्रात्मक ना होकर गुणात्मक होता है, तो गुणात्मक क्या है वो एक डिसकंटिन्यूटी होता है। अगर हम शारीरिक की बात करें या मात्रात्मक की बात करें तो मात्रात्मक जो है वो निरंतरता से होता है और जो आपका गुणात्मक है ना, जो आपका गुणात्मक या आपका जो विकास है वो आपका अनिरंतरता एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। साथ ही अगर हम बात करें प्रारंभिक एवं परिवर्ती अनुभव, यानी कि जो प्रारंभ में सीखता है बच्चा और जो सीखने के पश्चात जो प्रारंभिक होता है उसके बाद की जो अवस्था है उसका जो अनुभव है, ठीक है। तो आगे हम इसको और आगे देख लेते हैं। जैसा आपका पहला है प्रकृति एवं पोषण। प्रकृति और पोषण संबंधित तथ्य है कि प्राथमिक रूप से विकास प्रकृति से प्रभावित होता है या पालन पोषण से। मैंने जैसे ऊपर बताया कि जो आपका विकास है वो प्रकृति और पोषण से प्रभावित होता है, साथ ही ये आनुवांशिक आनुवांशिक रूप से और आपका पालन पोषण और परिवेशगत अनुभवों से होता है। परिवेशगत अनुभव मतलब आप जिस वातावरण में रहते हैं या आप जिस समाज में रहते हैं उसके अनुरूप आपका जो विकास है वो आपके विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रकृति एवं पोषण जो आपका बाल विकास है उसको प्रभावित करता है। अगर हम बात करें प्रकृति की तो जो मेन है वो आपका शारीरिक विकास जो है वह उसका मेन जो है पक्षधर है, ठीक है। वातावरण में अनेक भेद हो सकते हैं परंतु आनुवंशिक गुणों का नक्शा ऐसा है कि हमारे बढ़ने और विकसित होने में कई समानताएं दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा है हमारा निरंतरता और अनिरंतरता या विच्छिन्नता, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। कुछ देर के लिए यदि मनुष्य अपने स्वयं के विकास के संबंध में सोचे तो वह क्या सोचे, जो व्यक्ति है वह क्रमशः धीरे धीरे अपने मूल अवस्था में आते में जाता है। जैसा कि कोई एक पौधा है, यदि कोई एक पौधा है तो वो धीरे धीरे करके एक वृक्ष का रूप ले लेता है, ठीक उसी प्रकार एक बालक जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो एक प्रौढ़ या परिपक्व का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी की बात वहीं से की गई है ना। अगर हम बात करें जो विकासवादी पालन पर जोर देते हैं, यानी कि जो विकासवादी पालन पर जोर देते हैं वे विकास को एक क्रमिक क्रमिक यानी कि आपका जो कंटिन्यूटी है निरंतर होने वाली प्रक्रिया की तरह वर्णन करते हैं। जैसे पौधे का वृक्ष बढ़ना, जैसे एक प्रकार का पौधा है अगर उसका पालन पोषण अगर सही तरीके से किया जाए तो वह एक निश्चित समय के पश्चात एक वृक्ष का रूप ले लेता है, ठीक। बालक भी उसी प्रकार अपने बाल्यावस्था से लेकर ठीक अगर उनका पालन पोषण होता है, यदि उनका अच्छा से विकास होता है तो वे एक परिपक्व या मनुष्य बन जाते हैं, है ना। उसके बाद आपका यहाँ से एक और आप लेंगे इल्ली से तितली में बदलना, ये भी आपका विकास या जो प्रकृति है उसके अधूरे ही रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं विच्छिन्नता। विच्छिन्नता या विभिन्नता की दृष्टि से हर व्यक्ति के विकास का वर्णन ऐसे अलग अलग चरणों की क्रमिक श्रृंखला
की तरह किया जाता है, जिसमें परिवर्तन का ढंग मात्रात्मक ना होकर गुणात्मक होता है। अगर हम बात करें विभिन्नता की, तो विभिन्नता है तो हर मनुष्य का शरीर जो अलग-अलग होता है तथा उनके विकास का क्रम भी एक डिफरेंट होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो विभिन्नता है या जो आपका विकास है वो मात्रात्मक ना होकर गुणात्मक होता है। मात्रात्मक में आपका शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन का बढ़ना आता है और आपके जो गुणात्मक है, गुणात्मक में आपका विकास या वृद्धि या आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी बौद्धिक स्तर, ये सभी आपका गुण मात्रात्मक विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा तीसरा रहेगा प्रारंभिक एवं परवर्ती। प्रारंभिक या प्रारंभिक में जो है और परवर्ती यानी कि बाद में आपका अनुभव। प्रारंभिक मतलब अब जो स्टार्टिंग में आपका जो अनुभव रहता है वो, उसके पश्चात जो अनुभव और प्राप्त होते हैं वो आपके परिवर्ती अनुभव कहलाते हैं। प्रारंभिक और परिवर्ती अनुभव का मसला इस बात पर है कि केंद्रित है कि बच्चे के विकास में प्रारंभिक अनुभव खास तौर पर शैशवावस्था में होने वाले या परिवर्ती अनुभव बाद के बचपन में होने वाले एक सीमा तक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जिस पर किसी मनोवैज्ञानिक गुण के सूत्र को पकड़कर उसके मूल तक पहुंचते हैं, उसके विपरीत जो बाद में अनुभव को महत्व देते हैं। यानी कि आपका जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जो गुण है उसको अभी पकड़ के, और आपका जो स्टार्टिंग के पश्चात जो गुण है यानी कि आपका जो परिवर्ती गुण है उसको पकड़ के ज्यादा महत्व देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। बाल विकास एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सभी बच्चे जैसे कि हैं तो समाज में रहते हैं। समाज है तो प्रत्येक जैसे समुदाय है, हर अलग अलग यहाँ पर समाज है ना, अलग अलग समुदाय हैं। तो हर समाज की अलग अलग सामाजिक संस्कृति होगी। जैसे कि समाज अलग अलग है तो उसकी संस्कृति भी अलग होगी। तो बालक जिस भी समाज में रहता है उस समाज के अनुसार उसका विकास होता जाता है, और वो उस समाज की जो गुण है या उनकी जो पारंपरिक है या जिस प्रकार से उनका वर्किंग है, खान पान है, रहन सहन है, वो उसके अनुरूप ही आगे ढल जाता है। सभी बच्चे विकास के दौरान भाषा बोलना, जैसे ये भाषा है, जैसे हम छत्तीसगढ़ से हैं तो हमें छत्तीसगढ़िया सीख जाते हैं। जैसे कोई जैसे कि अपन कोई रूस का है तो वो रशियन सीख जाता है। जैसे कोई स्पेन का है तो स्पेनिश सीख जाता है। जैसे कोई बिहार का है तो बिहारी सीख जाता है। तो ये आपके जो समाज है या सामाजिक है। और जैसे आपका ये सांस्कृतिक हो जाएगा, जैसे आपका यहाँ सांस्कृतिक है तो सांस्कृतिक जो नृत्य है या जो सांस्कृतिक के जो कार्यक्रम है या आपकी जो संस्कृति है, वेशभूषा है, तो उसके अनुरूप आप उसका जो है वो सीख जाते हैं ना, वहाँ की जो भाषा है या आप बोले तो उसकी संस्कृति को पूरी तरह से सीख जाते हैं। जैसा कि देखिए परिवार में सदस्यों की संख्या और आर्थिक स्थिति, परिवार तथा समुदाय के रीति रिवाज। जैसे कि परिवार है तो अगर परिवार की जो संख्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप छोटे परिवार में हैं तो छोटे परिवार के अकॉर्डिंग आपका जो लाइफ स्टाइल है वो अलग होगा। अगर आप बड़े परिवार में हैं जिसमें सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है तो हो सकता है आपका खान पान, आपकी संस्कृति या इस टाइप में आपका प्रभावित हो। उसके बाद हम देखेंगे आर्थिक स्थिति। यदि आपका आर्थिक स्थिति अगर सही है तो आपका खान पान, रहन सहन ये सब अच्छे तरीके से होगा। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं जिनका आर्थिक स्थिति अच्छा है उनसे आप थोड़े से कमजोर होंगे। जो रीति रिवाज है, भारतीय संस्कृति और उनके नैतिक मूल्यों की बात, अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति, अनेकता में ही एकता हमारा जो भारतीय सांस्कृतिक विशेषता रही है। जैसा कि आप देखेंगे कि भारतीय जो संस्कृति है उसमें प्रत्येक स्टेट का अलग अलग संस्कृति है। स्टेट के अंदर अगर हम जाएं तो कई अलग अलग जिले हैं, तो जिले में भी सबकी संस्कृति थोड़ा थोड़ा अलग है। तो उन सब संस्कृतियों के अनुसार से आपका जो विकास है वो वहां से प्रभावित होता है। साथ ही नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य मतलब कि जो सही है सही को सही और गलत को गलत पहचान करने का, साथ ही जो बड़ों का आदर करना है या किस तरह से व्यवहार करना है, ये आपके नैतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। समूहों के आर्थिक स्तर, व्यवसाय क्षेत्र, भाषा और धर्म, लिंग, ये भी आपके समुदाय या उसको प्रभावित करते हैं। किसी बच्चे का लड़का या लड़की होना, जैसे समाज में कि अगर कोई बच्चा है, लड़का है या लड़की है, तो वो भी आपका एक जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करता है ना। स्वयं से निर्णय लेने की योग्यता, यदि आपको स्वतंत्रता दी जाती है या आपको अपने जो जिस भी फील्ड में आप आगे हैं अगर वहां आपको स्वतंत्रता दिया जाता है तो बिल्कुल रूप से आप निर्णय लेने की क्षमता का आप में विकास होता है। और लड़के लड़कियों में जो भेद की बात कही गई है तो वे भेद आप देख सकते हैं कि जैसे समाज में तो एक एजुकेशन का है या स्पोर्ट की अगर बात करें या संस्कृति की बात करें तो कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों में भेद कर दिया जाता है ना।
अब हम अगर बात करते हैं सामाजिक वर्ग की, तो सामाजिक वर्ग के अंतर्गत देखेंगे व्यक्ति के सामाजिक वर्ग का निर्धारण उसके परिवार की शिक्षा, व्यवसाय व आय द्वारा होता है। जैसे कोई परिवार है तो उस परिवार का जो वर्गीकरण है वो शिक्षा के आधार पर होता है। जैसे ये शिक्षित फैमिली है, अगर कोई धनी है तो ये धनी परिवार से हैं, तो वो इस प्रकार या उनके आय के द्वारा, जैसे ये है तो इनका मंथली इनकम इतना है, ये परिवार का मंथली इनकम इतना है, सालाना इनकम इतना है, तो उसके आधार पर होता है। उच्च सामाजिक वर्ग के लोगों की आय है, धनी और निर्धन लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक दर्जे जो है मुझे सामाजिक है। अगर कोई धनी है या आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसका कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि समाज में जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा कम जो औधा दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो निम्न सामाजिक वर्ग के लोग हैं उनकी जो सामाजिक व्यवस्था या उनके विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं, यदि आप आर्थिक रूप से या निम्न परिवार सामाजिक परिवर्ग के परिवार से आते हैं तो आप देखेंगे कि उनकी मूलभूत आवश्यकताएं ही बड़ी मुश्किल से वो पूरी कर पाते हैं। साथ ही उनमें भोजन और पहनने के लिए कपड़े भी एक सामान्य रूप से वो उपलब्ध हो पाते हैं बहुत ही मुश्किल से, है ना। निम्न वर्ग परिवारों के पास घर, अगर उनके पास घर नहीं होता है, मान के चले छोटा घर होता है और अगर जनसंख्या अगर अधिक है तो वे उस छोटे से घर में पूरा अपना गुजर बसर करते हैं। उसके बाद भीड़ भरा माहौल होता है, यदि घर छोटा है या बस्ती छोटी है तो आप वहां से जो भीड़ भरे माहौल में आप प्रभावित करते हैं। अत्यधिक गरीब परिवार, उत्तरदायित्व और अभावों का सामना, जैसे अगर आपकी फैमिली आर्थिक रूप से कमजोर है तो निश्चित रूप से ही आप कम उम्र में उत्तरदायित्व को लेना चालू कर देते हैं और अभावों का जो सामना, जैसे आपने कम उम्र में स्टार्ट कर दिया उत्तरदायित्व लेना तो आपका कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है या आपका जो अदर स्किल है उस पर भी अभाव का सामना करना पड़ता है। माता पिता से स्नेह, पोषण और प्रोत्साहन। अब अगर हम बात करें दूसरा मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के परिवार की, तो यहाँ उनका खान पान भी सही तरीके से होता है। सामाजिक वर्ग उनको खेलने के लिए भी पर्याप्त सामग्री उनके पास अवेलेबल होता है। जैसे अगर कोई आर्थिक गतिविधि हो रहा है तो आर्थिक गतिविधि में वे आसानी से हिस्सा ले लेते हैं। समान रूप से ज्यादा समान शिक्षा समान रूप से ज्यादा प्राथमिकता, अगर शिक्षित परिवार है तो वे एक शिक्षा को एक प्राथमिकता देते हैं कि आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई के अलावा आपको और कोई नहीं काम करना है, तो वो उनको क्या समान रूप से ज्यादा प्राथमिकता दिया जाता है शिक्षा को। आदर्श रूप से शिक्षा की अपेक्षा, जैसे वे एक अच्छे स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो उनका जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन होगा वो अधिक होगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि धर्म धर्म किस प्रकार से सामाजिक जो आपकी जो विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है। संबंधित नियमों, नैतिक मूल्य और आचार संहिता, सभी धर्मों में बच्चों को कोमल बहुमूल्य और बचपन को सीखने का समय माना गया है। जैसे कि धर्म है तो धर्म में जो क्या अलग अलग धर्म में नियम होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं और उनका एक आचार संहिता या एक नियमावली होता है। और सभी धर्म में ये भी कहा गया कि बच्चे या बचपन वो सीखने का अवस्था होता है ना। अगर हम बात करें सभी धर्म में अलग अलग उनकी जो पूजा करने का है या देवी देवताओं को मानने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण वे अनुष्ठान और पूजा अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में है नामकरण संस्कार हो जाएगा बच्चे का नाम रखने पर। दूसरा है अन्नप्राशन, है ना, अन्नप्राशन संस्कार, यानी कि जब बच्चा प्रथम निवाला या प्रथम जो खाना खाता है या सकते हैं कि उनका जो मुंह उठाने वाला कार्यक्रम होता है वो आपका अन्नप्राशन हो जाता है, बच्चे का पहला आहार। मुंडन संस्कार, जन्म के समय के बाल का आपका उजरवाना मुंडन संस्कार है। तो ये अलग अलग है। जैसे मुसलमानों में वयस्कों के साथ नमाज पढ़ना धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। मुसलमान समाज में जो वयस्क हैं उनको नमाज पढ़ना आवश्यक माना जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके जो विकास है या आपके जो ग्रोथ है या आपकी वृद्धि है उसको भी कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों के अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय। जैसे कि बच्चों के अध्ययन कराने के लिए कुछ तरीके हैं, उन तरीकों से आज हम अवगत होने वाले हैं। उन अवगत जैसे कि बालक
बच्चों के साथ कार्य करने के लिए बच्चों को जानना समझना आवश्यक है। इसके लिए कुछ तरीकों और प्रक्रियाओं के माध्यम से बच्चों को जान सकते हैं। यदि बच्चे को सरल अर्थों में अगर हमें शिक्षा देना है तो बच्चे को पहले समझना होगा, जानना होगा, उसके पश्चात ही उसके अनुरूप ही उनको शिक्षा दिया जा सकता है, तब वे आसानी से और अच्छे से शिक्षा का अर्जन कर सकेंगे, है ना। उसमें हमारा पहला रहेगा बच्चों का अवलोकन करना, उनसे बातचीत करना तथा उनके बारे में जानने के लिए बच्चों तथा उनके परिवार से या उनसे संबंधित लोगों से बातचीत करना व समय बिताना। तो ये 3 तरीकों के माध्यम से हम बच्चे को अध्ययन को जान सकते हैं, जैसे बच्चों का अवलोकन करना, उनसे बातचीत करना या उनके बारे में जानने के लिए उनसे जो संबंधित लोग हैं, जैसे उनके परिवार, फ्रेंड्स हो गए, है ना, या कोई और है जो उनसे जानते हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम उनको जानना पड़ेगा, साथ ही उनके साथ समय बिताना पड़ेगा। अगर हम समय बिताते हैं तो उस बालक की या उस बच्चे के बारे में हम पूरी चीजें जान सकते हैं और उनका अवलोकन कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे जो अवलोकन की क्रिया है, अवलोकन की जो क्रिया है वो किस प्रकार से होती है, जो अवलोकन की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है ना। अवलोकन की प्रक्रिया, हम यहाँ पर अवलोकन की प्रक्रिया देख रहे थे। इसका उपयोग बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में किया जा सकता है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अवलोकन का जो क्रिया है वो किस लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बाल विज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में अवलोकन की क्रिया का उपयोग किया जाता है। जो अवलोकन है उसका सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के वाटसन ने इसका उपयोग बच्चों के प्राथमिक संयोगों के अध्ययन में किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो आपका अवलोकन है, अवलोकन का प्रथम प्रयोग वाटसन ने किया था जो कि अमेरिका के थे और उन्हें बच्चों के प्राथमिक संवेग, जो प्राथमिक संवेग है उनके बारे में किया था। उसके बाद गैसेल ने चलित कैमरे का उपयोग चित्रों के विश्लेषण से बच्चों के व्यवहार के संबंध में जानकारी पी। दूसरा इसमें है कि गैसेल नाम का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने आपका एक्सपेरिमेंट किया, चलित कैमरे का उपयोग किया और चित्रों के विश्लेषण के माध्यम से बच्चों के व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो आप यहाँ से बाल विकास या अवलोकन प्रक्रिया के अंतर्गत 2 वैज्ञानिक का नाम याद रखेंगे, एक वाटसन याद रखेंगे, दूसरा गैसेल याद रखेंगे। अमेरिका के वाटसन ने बच्चों के प्राथमिक संवेगों पर अध्ययन किया था और गैसेल ने चलित कैमरे का उपयोग करके, है ना, बच्चों के चित्रों के माध्यम से जो उनका विश्लेषण है उनके व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त किया। साथियों, तो हम अवलोकन प्रक्रिया देख रहे थे ना। अवलोकन प्रक्रिया जो है वो बाल मनोविज्ञान की समस्याओं के अध्ययन में यूज किया जाता है और सर्वप्रथम इसका प्रयोग या इसका यूज अमेरिका के वाटसन ने किया था तथा इन्होंने पाया कि बच्चों के जो प्राथमिक संवेग है ना, प्राथमिक संवेग का अध्ययन किया। उसके बाद गैसेल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने चलित कैमरे, है ना, चलित कैमरे के द्वारा इसका प्रयोग किया था जिसमें चित्रों के विश्लेषण से बच्चों के व्यवहार का परिवर्तन जानकारी प्राप्त किया। दूसरा है कि इसका अध्ययन छोटे बच्चों और शिशुओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए किया जाता है और इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो जर्मनी में किया गया था। सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो जर्मनी में किया गया था। जैसे इस प्रयोग के तरीके क्या है, जैसे डायरी बनवा लेना या उनका बायोग्राफी लिखना और व्यवस्था बच्चों के अनुकूल परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे अवलोकन के पद। यदि हमें किसी बच्चे या किसी टीम या किसी समूह का अवलोकन करना है तो अवलोकन करने के लिए हमें सर्वप्रथम उपयुक्त योजना बनाना होता है। ये हम योजना पहले बनाएंगे, योजना बनाने के बाद व्यवहार का अवलोकन करेंगे, उसके पश्चात व्यवहार जैसे हमने कर लिया उसके बाद हम नोट बनाएंगे या रूपरेखा बनाएंगे। एक प्रकार से कहा जाए तो रूपरेखा बनाने के पश्चात हम उसका विश्लेषण करेंगे और लास्ट हम उसका विश्लेषण और सामान्यीकरण, व्याख्या करेंगे और सामान्य और आसानी के साथ जो समझ में आए इस तरीके से हम उसका सामान्यीकरण करेंगे। तो अवलोकन के पद हम सबसे पहले देखेंगे। अवलोकन के लिए उपयुक्त योजना बनाएंगे, योजना बनाने के बाद व्यवहार का अवलोकन करेंगे, तत्पश्चात व्यवहार जो है हमने जो रूपरेखा तैयार किया हुआ उसको नोट करेंगे या उसको लिखेंगे, उसके पश्चात उसका विश्लेषण करेंगे, है ना, एनालिसिस करेंगे, तत्पश्चात लास्ट हम उसका व्याख्या करेंगे और उसको सामान्यीकरण मतलब आसानी से जो समझ में आ जाए वो उस भाषा में उसको हम प्रदर्शित कर देंगे।
उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे अवलोकन के प्रकार। जो अवलोकन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे अवलोकन प्रक्रिया जो हमने पहले बताया, ये एक होता है सरल व नियंत्रित। अनियंत्रित है, सरल व अनियंत्रित। इस अवस्था में क्या, जो हम कोई बच्चा किसी गार्डन में खेल रहे हैं तो उस बच्चे को हम देखकर उसके बारे में कल्पना करते हैं, यानी कि इसमें कोई नियंत्रण नहीं होता, आसानी से जैसे कोई बच्चा खेल रहा है तो खेलते हुए बच्चे को देख के हम अवलोकन करते हैं, लेकिन यह उतना अच्छा नहीं होता है। इससे जो परिणाम आता है या इससे जो अवलोकन के परिणाम आते हैं वो उतना सटीक नहीं होता है। दूसरा हम देखेंगे व्यवस्थित एवं नियंत्रित अवलोकन। ये नियंत्रण इसका बहुत ही अच्छा है, इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो नियंत्रित कर रहा है उनका और जो जिनका अवलोकन किया जाना है वो एक व्यवस्थित क्रम में होता है, साथ ही यह एक नियंत्रण के माध्यम से होता है। लास्ट आपका तीसरा है सहभागी अवलोकन, यानी कि जिसमें अवलोकन करता जिनका अवलोकन करना है उनके साथ घुल मिलकर उनके सहयोग के साथ ये जो अवलोकन का क्रिया है वो संपन्न होता है। तो ये 3 तरीके से आपका अवलोकन की प्रक्रिया होता है। उसके बाद हम पहला इसमें देखेंगे सरल व अनियंत्रित अवलोकन वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सूक्ष्मता से यंत्रों की सहायता से अवलोकन किया जाता है। इसमें जो अवलोकन का काम है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में सूक्ष्मता से यंत्रों की सहायता से अवलोकन किया जाता है। जांच की बात करें, अवलोकित घटना की सत्यता की जांच का प्रयास नहीं किया जाता, यानी कि जो परिणाम आया है उस परिणाम ये सत्य है या असत्य है इसका जांच इसमें नहीं किया जाता, इसका परिणाम जो है विश्वसनीय प्राप्त नहीं होता है ना। अवलोकनकर्ता की भावनाओं के विचार के कारण दोषपूर्ण परिणाम हो जाते हैं। भिन्न भिन्न अवलोकनकर्ता एक ही समस्या का अवलोकन कर अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। मैंने वही बताया, जैसे इसमें है ये अनियंत्रित होते हैं कि एक बच्चे को देखकर एक अवलोकन करता एक प्रकार का निकालता है, उसी बच्चे पर दूसरा अवलोकन करता दूसरे प्रकार का परिणाम निकालता है। तो यहाँ पर जो अवलोकन करता है वो उनकी स्थिति या उनकी मनोदशा का भी इसमें परिणाम आपका प्रभाव पड़ जाता है ना। इसमें अवलोकनार्थ का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसमें उपयोग मनोवैज्ञानिक अध्ययन जैसे समाज मनोवैज्ञानिक तथा असामान्य मनोविज्ञान में इसका उपयोग होता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन व असामान्य मनोविज्ञान में इसका जो प्रयोग होता है ना। वैसे मैंने आपको उदाहरण के लिए इसका बताया है, एक सामान्य वातावरण में खेलते हैं बच्चों को देखना और उनके खेल व्यवहार के संबंध में अनुमान लगाना। यानी कि कोई बच्चा अगर खेल रहा है तो वो जैसे अपने हिसाब से वो खेल रहा है तो उसको देख के हम केवल अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई बच्चा जो खेल के संबंध में उनका जो व्यवहार है वो इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन होगा या नहीं होगा इसमें कन्फर्म नहीं कर सकते क्योंकि यह पूरी तरह से अनुमान पर आधारित है। दूसरा आता है हमारा व्यवस्थित अथवा नियंत्रित अवलोकन, है ना। यह जो अन्य नाम है व्यवस्थित अवलोकन भी कह सकते हैं। अध्ययन अवलोकनकर्ता और घटना दोनों पर नियंत्रण करके इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में देखें, हर आयु के एक या दो बच्चों के निश्चित समय पर एक निश्चित खिलौने के साथ देखना तथा उनका व्यवहार नोट करना। यानी कि हर आयु के 2-3 बच्चे ले लेंगे, 2-3 बच्चों का एक बॉल दिया जाता है तो बॉल को वो किस प्रकार से बॉल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं उस प्रतिक्रिया को इसमें नोट किया जाता है। 2 साल के बच्चों को बॉल प्रतिक्रिया, 5 साल के बच्चे को, जैसे कि कोई 2 साल का बच्चा है, कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 10 साल का बच्चा है, तीनों को क्या है एक बॉल दे दिया जाता है। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे कि ये 2 साल का बच्चा बॉल के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, 5 साल का बच्चा बॉल के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, 10 साल का बच्चा बॉल के साथ कैसा व्यवहार करता है, और उनके संबंध में है ना जो अवलोकन होगा और बच्चों के खेल के व्यवहार के संबंध में जो निष्कर्ष निकालना है वो हम वहां से निकाल सकते हैं। ये हमारा दूसरा हो जाएगा नियंत्रित व व्यवस्थित अवलोकन। तीसरा अवलोकन है सहभागी अवलोकन। इस अवलोकन में विधि द्वारा छोटे समूह का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। अवलोकन जो है सहभागी अवलोकन, इसमें जो छोटे समूह हैं या छोटे जो बच्चे हैं उनका
जो यहाँ देखेंगे छोटे समूह का सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है। इसमें दोष ये है कि इसमें जो नियंत्रण करता है या जो अवलोकन करता है वो बच्चों के साथ इतना घुल मिल जाते हैं कि बच्चे के सुख को अपना सुख, बच्चे के दुख को अपना दुख मान लेते हैं। तो इस प्रकार ये अवलोकन उतना सफल नहीं होता है, क्योंकि इसमें अवलोकन करता के दोष जो है वो शामिल हो जाता है, या स्वयं को उसमें इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो एक अवलोकनकर्ता का जो कार्य होता है उससे भटक कर वे भावनाओं के माध्यम से इसका अवलोकन करके निर्णय देते हैं। इस विधि के द्वारा दोष यह है कि अवलोकनकर्ता समूह से प्रभावित हो जाता है, उनके दुख दर्दों को अपना दुख दर्द समझने लगता है। इस अवस्था में मनोवृत्ति अवलोकन को प्रभावित करती है, जो उसका मनोवृत्ति होता है वो अवलोकन को प्रभावित करता है। इसमें यह है कि अवलोकन करता, जैसे इसमें जो अवलोकन करता है वे कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए, है ना। अगर हम इस नियंत्रण की बात करें तो इसमें जो अवलोकन करता है वो कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए। इस विधि का एक सीमा है हाँ, और कि इसके द्वारा छोटे समूह का ही अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि जो ये आपका सहभागी अवलोकन है उसका नियम ये है कि ये छोटे बच्चों के लिए कारीगर है, यानी कि छोटे बच्चों के साथ हम घुल मिल जाएंगे और घुल मिलने के पश्चात उनका अवलोकन कर लेंगे। इस प्रक्रिया में बच्चों के खेल व्यवहार के अध्ययन के लिए अवलोकनकर्ता के साथ एक संबंध बनाकर घुल मिल जाएगा और बच्चों की खेल प्रक्रिया में जुड़ जाएगा और बच्चों के साथ एक खेल में निश्चित समय बिताने के साथ ही अवलोकन कार्य करेगा, उसके व्यवहार के बारे में निष्कर्ष निकालेगा। यानी कि वो उसके साथ मिलजुल जाएगा, मिलजुल जाने के पश्चात उनका अवलोकन कर लेंगे। दूसरा है अवलोकन। हमने पहले देखा अवलोकन के बाद हमने देखा कि अवलोकन कितने प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वे और साक्षात्कार। दूसरा है हमारा सर्वे और साक्षात्कार। सर्वे, इसका तरीका क्या है? जानकारी एकत्र करने का सबसे सरल और सर्वोत्तम तरीका है। जो सर्वे या सर्वेक्षण या साक्षात्कार जो है ना, वो जानकारी प्राप्त करने का सबसे सरल और आसान तरीका है। सर्वेक्षण और साक्षात्कार, है ना। इसमें क्या होता है कि हम जाते हैं सर्वे के माध्यम से जाते हैं और देखते हैं, इसमें कई अलग अलग बच्चों का सर्वेक्षण किया जाता है, अलग अलग एज का। उनको सेम प्रश्न ही दिया जाता है, यानी कि सेम प्रश्न देंगे जो आपका मानकीकृत या स्टैंडर्ड प्रश्न होंगे, यानी कि प्रश्न आपका निर्धारित होंगे। निर्धारित प्रश्नों का उनके साथ वो किस प्रकार से जवाब देते हैं, है ना, उनका हम मानकीकृत प्रश्न देखेंगे। एक अच्छे सर्वे में प्रश्न स्पष्ट और पक्षपात रहित हो, यह जरूरी है। सूचनादाता बिना उलझे प्रश्नों का जवाब दे सके, यानी कि उसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से होंगे कि जो प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं वो बिना रुके और स्पष्टता से और बिना पक्ष रहित, है ना, पक्ष रहित हो, ये पक्ष रहित होना चाहिए। और इसमें जो प्रश्न है वो स्टैंडर्ड होंगे, स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न होंगे तथा सभी के लिए एक जैसे होंगे, है ना, सभी के लिए एक जैसे। सभी के लिए एक जैसा होंगे। और ये आपका छोटे उम्र से बड़े उम्र तक के जो बच्चे होते हैं उन दोनों के लिए उपयोगी होता है। ये जो है छोटे और बड़े बच्चे के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। और ये मदद करता है आपके एक से अधिक बच्चों के बीच कंपेयर करने में या उनसे अधिक बच्चों के बारे में जानकारी कलेक्ट करने में हमें ये मदद करता है। विशेष क्या है, कई बार इसे प्रश्नावली द्वारा जानकारी प्राप्त करना भी कहते हैं, प्रश्नावली द्वारा। तो हम याद रखेंगे कि जो सर्वे होता है, सर्वे को हम प्रश्नावली भी कहते हैं, है ना। उसके बाद हमारा जो तीसरा है ना, केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन या केस स्टडी। केस स्टडी में हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवनचर्या या पूरी लाइफ स्टाइल के बारे में हम उसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपने देखोगे यूट्यूब में कई केस स्टडी वीडियो आते हैं, है ना। जैसे कोई यूट्यूबर किसी एक पर्सनालिटी को पकड़ लेते हैं और उसके पश्चात उस व्यक्ति के बारे में जितना भी हो सके, है ना, उनके केस स्टडी करते हैं। उन्हीं को हम केस स्टडी या व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं। इस माध्यम से व्यक्ति को गहराई से जानने के संबंधी जानकारी मिले। कार्यकर्ता जो होते हैं इसमें वो मानसिक स्वास्थ्य के कार्यकर्ता उपयोग में लेते हैं, यानी कि जो केस स्टडी करेगा उनका मानसिक स्थिति ठीक होना चाहिए।
उपयोग क्या है, किसी व्यक्ति की विशिष्ट जीवन प्रणाली को दूसरे व्यक्ति की जीवन प्रणाली के साथ जांच नहीं कर पाते, यह व्यवहारिक कारणों की वजह से उपयोग में ला जाती है। यानी कि जो इसका कारण है मेन वो व्यवहारिक कारण है ना, मेन व्यवहारिक कारण है। या किसी एक व्यक्ति को पर्टिकुलर जानना आपका व्यक्तिगत कहलाता है या आपका केस स्टडी कहलाता है। अध्ययन करता है ना, विख्यात व्यक्तिगत अध्ययन करता है एरिक एरिक्सन। यहां से आप उदाहरण याद रख लेंगे जो अध्ययन करता है ना, एरिक एरिक्सन ने गांधी जी के जीवन को गहराई से समझा और युवावस्था में आध्यात्मिक पहचान का अध्ययन किया। तो अब याद रखेंगे केस स्टडी से संबंधित है एरिक एरिक्सन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने महात्मा गांधी या गांधी जी के जीवन को गहराई से समझा और युवावस्था में आध्यात्मिक पहचान का अध्ययन किया। उनके पहचान में विकास, संस्कृति, इतिहास, परिवार और अन्य कारक का प्रभावित करने वाले का अभी अध्ययन किया। यानी कि जो उनकी पहचान के विकास है ना, पहचान के विकास, संस्कृति, इतिहास, परिवार और अन्य कारक को प्रभावित करने वाले का भी अध्ययन किया। तो यहाँ से ये सब याद रख लेंगे एरिक एरिक्सन के विषय में। तो आज के क्लास में हमने देखा कि बाल विकास है ना, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हमने देखा प्रकृति एवं पोषण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। दूसरा हमने देखा कि निरंतरता व अनिरंतरता किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। प्रारंभिक एवं प्रवर्तिक, ये हमने देखा कि प्रारंभिक और प्रवर्ती अवस्था किस प्रकार से बाल विकास को प्रभावित करते हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि यदि हमको किसी को जानना है तो वो किस तरीके से जान सकते हैं, है ना। तो इसमें हमने देखा पहले अवलोकन देखने के पश्चात हम अवलोकन किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे सरल एवं अनियंत्रित। दूसरा व्यवस्थित व आपका नियंत्रित हो जाएगा। तीसरा हमने देखा सहभागी अवलोकन, है ना। उसके बाद हमने देखा सर्वे के बाद हमने देखा आपका केस स्टडी देखा। केस स्टडी में हमने जाना कि हमको किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक पर्सनालिटी का अध्ययन करना होता है तो हम उसे केस स्टडी के माध्यम से जानते हैं। इसमें हमने देखा कि एरिक एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने गांधी जी के जो युवावस्था है उनका अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने उनके विकास, संस्कृति, इतिहास और परिवार अन्य कारक को प्रभावित करने वाले का भी जो अध्ययन किया, है ना। तो यहाँ से याद रख लेंगे कि एरिक एरिक्सन जो है ना, वो व्यक्तिगत केस स्टडी के लिए महात्मा गांधी जी का पर्सनल उनका केस स्टडी किए हुए थे, है ना। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का ये क्लास हमारा यहाँ से समाप्त हो जाएगा। अगला जो हमारा क्लास रहेगा विकास के आयाम, है ना। इकाई जो 4 रहेगा हमारा विकास का आयाम रहेगा और वो क्लास काफी लंबा होने वाला है। तो ये वाला वीडियो अब यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को एक बार पूरे अच्छे से देख लीजिएगा। उसके पश्चात एक बार और हो सके अगर आपके पास समय अवेलेबल हो तो आप दोगुनी स्पीड में करके जो वीडियो है वो नॉर्मल स्पीड में ना करके दोगुनी स्पीड में कर लेंगे। जैसा कि मैंने पूरा क्लास कराने के बाद आपको लास्ट में 2 मिनट में पूरा आज का जो रूपरेखा है वो करा दिया, ठीक। आप उसी प्रकार आप इसका एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और लास्ट में 2 मिनट में आपका पूरा क्लास याद हो जाएगा। और ये आपको स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है।